कैरियर मेकर्स में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसे कि हम लगातार अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज हमारा जो चैप्टर है वो है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले समझें कि यूनाइटेड नेशन आया क्यों। हम समझेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है, क्या क्या काम करता है, विश्व में इसके क्या काम है और वर्ल्ड लेवल पर कैसे ये काम कर रहा है। तो पहली बात आप हमें ये पता होना चाहिए कि इसका निर्माण क्यों हुआ। तो याद रखें, आपको याद होना चाहिए कि दो विश्व युद्ध हुए हैं। जो पहला विश्व युद्ध हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ है, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे देश लड़े, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिनकी सारे देश बात मान सके, ठीक है। जर्मनी पर बहुत सारी संधियां आरोपित कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप फिर हिटलर का जन्म हुआ। फिर हिटलर क्या है, हिटलर ने भी तानाशाही दिखाई। इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 से 1945 में, और 1939 से 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। युद्ध जब होता है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, उनसे बहुत सारे देशों की जर्जर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और उस जर्जर स्थिति में कुछ विश्व के चौधरी कहलाने वाले देश थे, जैसे अमेरिका, रूस, इन देशों ने सोचा, फ्रांस थे, इंग्लैंड था, इन देशों ने सोचा कि भाई ऐसी कोई महाशक्ति या शक्ति का गठन किया जाए जो सारे विश्व पर नियंत्रण रखे और सारा विश्व जो है, सारे देश उस शक्ति की बात माने। तो उसको देखते हुए आपका अमेरिका में ही इसका क्या होता है, 1944 में सम्मेलन होता है, और 1944 में सम्मेलन होता है और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें आपके 6 अंग हैं उसके: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है, ठीक है। ये जो 17 एकड़ का बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, 17 एकड़ में है और 39 मंजिल का बना हुआ है। ये जो सारी जमीन है, जो 17 एकड़ 39 मंजिल है, ये रॉकफेलर ने दान में दी थी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनवाने में कौन कौन से लोग शामिल थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे क्या काम करता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा क्या है, उसके स्थायी सदस्य क्या हैं, अस्थायी सदस्य क्या हैं, उनका वीटो पावर क्या है। तो ये आज सारी चर्चा हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो ये देखें, ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये महासभा है, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ये आपका क्या है, महासभा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जनरल असेंबली के बाद। देखें अब संयुक्त राष्ट्र संघ में देखें तो संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, मतलब उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। मतलब यूनाइटेड नेशन का जो नाम है वो किसने दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया है। याद रखें, मैंने आपको बताया था कि इसकी बनाने के लिए इसको सम्मेलन हो रहे थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन होता है वो 21 अगस्त 1944 से को शुरू होता है वाशिंगटन के डम्बार्ट ऑक्स भवन में शुरू होता है। और ये जो सम्मेलन है ये 7 अक्टूबर 1944 तक चलता है, 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इस सम्मेलन में भाई कौन कौन शामिल था, तो इसमें सम्मेलन में शामिल थे सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में ये सम्मेलन चलता है। 4 फरवरी 1944 को आपका कौन शामिल था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम के कौन थे, चर्चिल। इसी तरह सोवियत राष्ट्रपति, रूस के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था स्टालिन, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था रूजवेल्ट, जिन्होंने इसका नामकरण किया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो याद रखें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन थे, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। और ये शिखर सम्मेलन होता है जिसमें आपका क्या है, मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया कि भाई हम मतदान प्रणाली बनाएंगे और एक संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन करेंगे।
और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई भाई 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है स्थापना। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी कब मनाया जाएगा भाई, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखें अब क्या हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के शुरुआत में जब 1945 में इसकी स्थापना होती है तो इसके संस्थापक जो देश थे, संस्थापक देशों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 51 थी। ठीक है, 51 थी। शुरुआत में प्रश्न आता है कई बार कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जब निर्माण हुआ उस समय इसके संस्थापक देश कितने थे, तो वो थे 51। 26 जून 1945 आपका 24 अक्टूबर को स्थापना हुई है। ठीक है, 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। भाई याद रखें, भारत भी इस 50 लोगों में शामिल है। और बाद में आपका पोलैंड ने हस्ताक्षर किए, और पोलैंड कौन सा संस्थापक बना, 51वें नंबर का बना। याद रखें, हम संस्थापक देशों में यानी भारत संस्थापक देशों में शामिल है। 51वां जो सदस्य है वो पोलैंड बना था। प्रश्न आता है कई बार। ठीक है, अब देखें, अब वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। कितने देश हैं भाई, 193 सदस्य देश जुड़ गए हैं। और 193 का जो नंबर का सदस्य है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। ये 193 नंबर का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये भाई कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और इसका जो भवन है ये 17 एकड़ जमीन पर बना है। और कितने मंजिल का है, 39 मंजिल का बना है। और ये जो जमीन है, ये जो मुख्यालय है ये कहाँ पर बना है भाई, मैनहट्टन द्वीप में बना हुआ है। प्रश्न आता है कई बार कि कौन से द्वीप पर है, तो मैनहट्टन द्वीप पर बना है। और ये जो 17 एकड़ की जमीन है, मैंने आपको बताया है कि जो 17 एकड़ की जमीन है ये आपका रॉकफेलर जो व्यक्ति हैं उन्होंने दान में दी है। और याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ का यहीं पर इनका क्या बना हुआ है, सचिवालय बना हुआ है। अब संघ का मुख्य कार्यालय जो है, देखें ये कार्यालय जो है 1952 में ही बनकर तैयार हो गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसकी महासभा की प्रथम जो बैठक होती है अक्टूबर 1952 में होती है। अक्टूबर 1952 में महासभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, देखिए अब ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दो जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर की ओर खुल रही हैं। ठीक है, और इसमें ये आपका क्या बना हुआ है भाई, विश्व मानचित्र बना हुआ है। ठीक है, तो यही संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है जिसकी पृष्ठभूमि हल्की नीली है। ये यहाँ पर जो पृष्ठभूमि है पीछे तरफ की हल्की नीली है। और उसमें आपका क्या है, ये पूरा का पूरा ये विश्व मानचित्र बना हुआ है। ये जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं वक्र के रूप में, और जो ऊपर की ओर खुल रही हैं। और इसमें ये बीच में क्या बना हुआ है भाई, विश्व मानचित्र बना हुआ है। तो यही प्रश्न आता है कई बार कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है, बीच में क्या बना हुआ है। ठीक है, तो ये आता है। देखें, हम आगे देखते हैं। ये लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, मैंने बताया आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ध्वज की पृष्ठभूमि है वो कैसी है भाई, हल्की नीली है। हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। और यह जो प्रतीक है, मैंने आपको बताया कि दो जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर की ओर खुली हुई हैं और उनके बीच में क्या बना है भाई, विश्व मानचित्र बना हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। देखें कि ये दो जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर की ओर खुल रही हैं। और इसमें बीच में क्या बना है भाई, विश्व मानचित्र बना है। ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है। और ये जो है ये व्हाइट कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सफेद रंग से बना हुआ है। ठीक है, हाँ। अब देखें, अब क्या है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाली दो भाषाएं हैं। पहली जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका नाम है अंग्रेजी। और दूसरी जो लैंग्वेज है वो है फ्रांस। ठीक है, जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश भी आपका भाषाएं हैं। तो कार्य करने वाली मुख्य दो भाषाएं हैं। इसके अलावा 4 और भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्या है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट। अब देखें कि बजट आपका कैसे बनता है, अनुमोदन कौन करवाता है। तो याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है ये आपका आर्टिकल 17 के तहत पेश किया जाता है। और बजट पेश करने की जो जिम्मेवारी होती है ये महासभा की होती है। तो यही लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो आर्टिकल 17 के तहत आपका बजट पर विचार व अनुमोदन करने की जिम्मेवारी किसकी होती है भाई, महासभा की होती है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग है और सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा।
इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है ये महासभा हर 2-2 साल के उपरांत पेश करती है। ठीक है, और बजट जो है ये महासभा का जो प्रमुख होता है वो कहलाता है महासचिव। तो महासभा के प्रमुख यानी महासचिव के द्वारा इसका बजट पेश किया जाता है। ठीक है, अब देखें मई 2006 में आपका कुछ बजट में अंशदान दिया गया था कि कौन से देश ने कितना अंशदान किया था। तो याद रखें अमेरिका ने 2006 में 22% अंशदान दिया था। जापान ने आपका कितना है भाई, जापान ने 19% अंशदान किया हुआ है। इसी तरह जर्मनी ने 8.66% अंशदान किया है। यूके यूनाइटेड किंगडम ने 6.13% अंशदान किया है। इसी तरह फ्रांस ने 6.03%, इटली ने 4.89%, कनाडा ने 2.81%, रूस ने 1.10% तथा भारत का योगदान 0.341% है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा 2006 में दिया था अमेरिका ने, फिर दिया है आपका जापान ने और फिर दिया है आपका जर्मनी ने। भारत का याद रखें कि अमेरिका में ने सबसे ज़्यादा 22% दिया है, जापान ने 19.47% दिया है, जर्मनी ने 8.66% दिया है, जबकि भारत ने 0.341% का योगदान ये 2006 में दिया है। कई बार एग्जाम में ये सीधा सीधा डाटा पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, देखें अब मैंने बताया था आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग थे। जो पहला अंग है वो है महासभा जिसे जनरल असेंबली कहा जाता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है। चौथा है प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप जिसे कहा जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और सचिवालय आपका इसका क्या है, छठवां अंग है। तो ये है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, ये हैं इसके 6 अंग। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं इन सभी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इन सभी का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। केवल अपने महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का केवल मुख्यालय कहाँ पर है भाई, दी हेग यानी नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय केवल दी हेग नीदरलैंड में है। बाकी पांचों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई, न्यूयॉर्क में ही स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आप इसको याद रखें। देखिए अब शुरुआत करते हैं एक एक अंग की हम। तो पहला जो अंग है इसका ये है महासभा। महासभा याद रखें इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मतलब 193 देश हैं तो 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। मतलब 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं इसीलिए विश्व की इसे क्या कहा जाता है भाई, लघु संसद। तो प्रश्न आएगा कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो ये है महासभा। याद रखें इसमें प्रत्येक देश जो है इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। मतलब 193 देश हैं, हर एक देश 5 प्रतिनिधि भेजता है। लेकिन याद रखें 5 लोग जाएंगे लेकिन इनका वोट सिर्फ एक ही काउंट किया जाएगा। महत्वपूर्ण इसमें काम क्या है भाई महासभा के, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति और सुरक्षा इनसे जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश दिलाना, बजट का निर्णय करवाने के लिए 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे शांति सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, नया सदस्य प्रवेश करवाएंगे कि नहीं, बजट, ये इसके काम होते हैं और इसके काम के लिए 2/3 सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, अगला देखें महासभा का नियमित सत्र जो है हर साल इसका सत्र चालू होता है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका जो सत्र है ये सितंबर महीने में चालू होता है और वही कब, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है भाई, दिसंबर तक आपका इसका सत्र चला जाता है। ठीक है, प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा, अब जब सत्र की शुरुआत होती है तो महासभा इसमें क्या बनाती है भाई, एक अध्यक्ष को बनाती है। इसके अलावा 21 जो होते हैं 21 उपाध्यक्ष को बनाती है और जो 7 महासभा की आपका 7 समितियां होती हैं, 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। मतलब जब सत्र की शुरुआत होगी तो एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, 21 उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे
और महासचिव की जो 7 मुख्य समितियां हैं उसके अध्यक्षों का चुनाव भी कौन करेगा भाई? महासभा करेगी। इसके अलावा नियमित सत्र चलते हैं, तो नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर यदि सुरक्षा परिषद यानी दूसरा अंग महासभा का यदि चाहे, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा जो अंग है वो चाहे, तो सुरक्षा परिषद के आग्रह पर आपका महासभा क्या करती है भाई? विशेष सत्र का आयोजन भी कर लेती है। कभी कभी इमरजेंसी पड़ने पर यदि महासभा सुरक्षा परिषद चाहती है तो आपका महासभा सत्र लगा सकती है। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। मतलब ये बजट बनाना, नए सदस्यों को प्रवेश दिलाना और शांति से जुड़े मुद्दे, ये सब महासभा के क्या होते हैं भाई? कार्य होते हैं। अब इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है उसका नाम है सुरक्षा परिषद। याद रखें सुरक्षा परिषद के बारे में कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, इन 5 जो लोग होते हैं, 5 स्थायी सदस्य जो होंगे, ठीक है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड है। इन 5 को वीटो पावर प्राप्त होता है और 5 सदस्यों में से आपका देखें, आपका 5 वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी एक मुद्दा है, विशेष मुद्दा है, नए सदस्यों को जोड़ना है कि किसे क्या करना है, तो 5 में से 5 के सकारात्मक मत होना अनिवार्य है। यदि कोई भी एक देश आपका कोई भी स्थायी सदस्य विपक्ष में मतदान करता है तो वो बात पारित नहीं होगी। ये याद रखें, ये है वीटो पावर। तो देखें वीटो, इसके बारे में भी देखते हैं कि सुरक्षा परिषद क्या है भाई? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से भाई क्या है? ये मुख्य अंग के अलावा एक प्रकार से क्या है भाई? कार्यपालिका है ये, ठीक है। इसके अलावा याद रखें संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना ये सुरक्षा परिषद का क्या है? काम होता है। अब जब ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखती है तो एक मुहावरे के रूप में इसे मैंने आपको बताया कि इसे क्या कहा जाता है भाई? दुनिया का पुलिसमैन भी इसे कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है महासभा को। हमने विश्व की लघु संसद कहा था, जबकि सुरक्षा परिषद को हम कह रहे हैं दुनिया का पुलिसमैन। याद रखें इनमें 15 सदस्य देश होते हैं। 15 सदस्य में से 5 स्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं भाई? अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य आपके कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। इसके लिए याद रखें FRACE, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ठीक है। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य, ठीक है। याद रखें ये स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन है वो करता कौन है भाई? महासभा करती है और अपने 2/3 बहुमत से आपका याद रखें स्थायी सदस्य हमेशा रहेंगे, लेकिन अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव है 10 जो होते हैं वो 2 वर्षों के लिए महासभा के द्वारा किया जाता है। तो याद रखें अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है भाई? 2 वर्ष होता है और इनका चुनाव आपका महासभा करवाती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का वोट 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि वोट इनका 1 होता है और सकारात्मक वोट होना अनिवार्य है और वीटो पावर भी इनके पास होता है, ठीक है। प्रक्रिया संबंधी कोई भी प्रक्रिया चल रही है तो निर्णय के लिए आपका 15 में से 9 सदस्यों के द्वारा आपका मतदान सकारात्मक होना आवश्यक है। यदि 15 लोग हैं, 10 5 15 मतलब 10 अस्थायी और 5 स्थायी, मतलब 15 में से आपका कितने होने चाहिए भाई? 9 लोगों का मतदान करना आवश्यक है और इन 9 में भी 5 आपके जो स्थायी वाले हैं वो होना बिल्कुल बहुत आवश्यक है। नहीं तो 15 में से मान लो 14 आ गए, 14 सदस्यों ने सकारात्मक पक्ष में मतदान किया और एक जो स्थायी सदस्य है उसने कहा कि भाई नहीं पारित करना इस मामले को, तो आपका ये मतदान ये भी आपका क्या हो जाएगा? खारिज माना जाएगा। तो जो 5 सदस्य देश हैं जो स्थायी हैं उनमें 5 का सकारात्मक मत क्या है? आवश्यक है। यदि आपका 15 में से 14 लोग कहते हैं कि मत पारित कर दो और एक कोई स्थायी सदस्य कहता है नहीं करना है, तो आपका क्या है? आपका वहीं पर ये चीज रुक जाएगी। यही लिखा हुआ है कि जिनमें 5 स्थायी सदस्यों के देशों का सकारात्मक मत क्या होता है? आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो का मतलब क्या है भाई? निषेधाधिकार है, शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। अब यदि ऐसा करेगा तो 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद भी जो आपका समर्थन है 15 में से 14 लोगों ने कहा कि ऐसा करो और यदि एक स्थायी सदस्य कहता है नहीं करना है तो वो मतलब पारित तो नहीं माना जाएगा। याद रखें कोई यदि देश चाहता है
कि भाई पारित हो जाए और लेकिन हम वोट नहीं करना चाहते हैं तो उस दिन वो अनुपस्थित हो ले, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। कई बार भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात आती है, लेकिन चाइना क्या है, स्थायी सदस्य है, तो चाइना बीच में रोक देता है। बाकी सारे देश चाहते हैं, अमेरिका है, रूस है, ये इंग्लैंड है, ये चाहते हैं कि भारत स्थायी सदस्य बन जाए। लेकिन आपका कई बार भारत के समक्ष चाइना खड़ा हो जाता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का फेवर करता है और पाकिस्तान के कारण चाइना समर्थन में कह देता है कि भाई हम भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनवाना चाहते हैं। तो यदि चाइना वाला आपका चाहे तो आपका वो मतदान नहीं कर रहा है, तो यदि वो चाहता है कि भारत शामिल हो जाए तो आपका क्या है, वो उस दिन ना आए तो आपका क्या है, भारत स्थायी सदस्य बन सकता है, ठीक है। तो यही है, तो लिखा हुआ देखें कि यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, तो वह मतदान प्रक्रिया के दौरान आपका क्या हो सकता है भाई, अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का सर्वाधिक बार, यानी रूस ने आपका वीटो पावर का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है। अमेरिका ने वीटो का जो प्रयोग है वो आपका कब किया था भाई, 1971 ने अमेरिका ने भी वीटो का प्रयोग किया है, रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चाइना ने सर्वप्रथम वीटो का जो प्रयोग है 1972 में, याद रखें, अमेरिका ने आपका 1971 में किया है, जबकि आपका चाइना ने 1972 में किया है। बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। तो सबसे ज़्यादा वीटो यूज किया है रूस ने, अमेरिका ने 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था, जबकि चाइना ने 1972 में बांग्लादेश के प्रश्न पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में देखें, इसमें कुछ बातें ये हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में वर्तमान में 54 सदस्य देश हैं, शुरुआत में 18 सदस्य देश थे। तो यही देखें आर्थिक और सामाजिक परिषद में क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है भाई, 54 है, ठीक है, 54 है। इसके अलावा प्रारंभ में आपका कितने थे भाई, 18 थे। 1966 में संशोधन के बाद फिर 27 हुए, 27 से वर्तमान में कितने हो गए हैं भाई, 54 हो गए हैं, ठीक है। और जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इनका जो कार्यकाल होता है भाई कितना होता है, 3 वर्ष। तो आप याद रखें जो अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के, उनका जो कार्यकाल था वो 2 वर्षों का था, जबकि आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो कार्यकाल होता है भाई वो कितने सालों का होता है, 3 सालों का होता है। और इसके अलावा ये भी याद रखें यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। ये है तो स्थायी, लेकिन इसके 1/3 सदस्य 1/3 आपका क्या है, आपका प्रतिवर्ष हर साल आपके क्या है, पदमुक्त होते जाते हैं। परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है, मतलब एक बार जो बाहर निकल जाता है दोबारा भी इसमें सदस्य बन सकता है। इसमें लिखा है परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। याद रखिए इसमें निर्णय कैसा होता है भाई, साधारण बहुमत से किसी भी प्रश्न पर निर्णय लिया जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो बैठकें हैं वर्ष में 2 बार होती है। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसकी बैठकें कितनी होती है भाई, तो 1 साल में इसकी बैठकें जो हैं 2 बार में होती हैं। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती हैं और जुलाई में कहाँ होती है भाई, जिनेवा। तो जैसे जुलाई है और जैसे क्या है जिनेवा, और अप्रैल में कहाँ बैठक हो रही है भाई, न्यूयॉर्क में हो रही है। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों, विशेष संस्थाओं के माध्यम से करती है। तो ये भी अपना काम करती है और इसने अपने काम के लिए बहुत सारे क्या बना रखे हैं, आयोग बना रखे हैं, स्थायी समितियां बना रखी हैं, ठीक है। और इन कमेटियों के माध्यम से ये अपना काम करती है। जैसे कुछ आयोग के नाम है, जैसे आपने सुना होगा आर्थिक और रोजगार आयोग, इसी का है। जनसंख्या और यातायात आयोग, अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट आयोग, कई बार सुना होगा। यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड, ये चिल्ड्रन वाला है, बच्चों को बचाने की एक संस्था है। ये भी आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक अंग है। यूनिसेफ इसको कहा जाता है, यूनिसेफ इसको कहा जाता है। अगला जो है चौथा अंग है इसका, जिसका नाम है प्रन्यास परिषद। अब प्रन्यास परिषद क्या है, देखें प्रन्यास परिषद जो है इसका जो मुख्य काम था, कुछ ऐसे देश भी थे जो अपने देश में का शासन संचालन नहीं कर पा रहे थे। तो प्रन्यास परिषद को हमने इसीलिए बनाया था कि यदि देश का शासन संचालन नहीं हो पा रहा है तो जो इसमें प्रन्यास परिषद में जो देश होंगे वो उस देश का शासन चलाने में मदद करेंगे। और जब वो देश शासन चलाने में योग्य हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा, तो उसको हम उसका प्रभार छोड़ दे देंगे कि भाई तुम अपना प्रभार चलाओ
और फिर हम इसको क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। वर्तमान में प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। अमेरिका अंतिम था जिसने प्रन्यास परिषद का काम लगभग छोड़ा, और जब से आपका वो प्रश्न सॉल्व हुआ, अमेरिका ने जब से उस देश का प्रश्न सॉल्व कर दिया, तब से लगभग प्रन्यास परिषद के भार क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। तो याद रखें, प्रन्यास परिषद आपको किस वजह क्यों बनी थी, क्योंकि वो कुछ ऐसे देश है जो अपने देश का शासन नहीं चला पा रहे थे, तो उनका शासन कौन चलाएगा भाई, प्रन्यास परिषद चलाएगी। तो यही लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्याय पदोन्नति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्याय समिति का निर्माण किया। न्याय पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, ये लिखा है, पिछड़े हुए अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेश के निवासी इस योग्य नहीं है कि वो अपने देश का शासन स्वयं चला सकें। इन्हें दूसरे विकसित देशों की सहायता अपेक्षित है, यानी सहायता चाहिए। तो विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें, और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं, तब तक इनके हितों की देखभाल न्याय और अमानत यानी ट्रस्ट को समझते हुए इनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग ना करें और इनका शोषण ना करें, मतलब इनका समर्थन करें और इनका साथ दें, इनको समझाएं चीजें। ठीक है, अब देखें प्रश्न ये आएगा कि भाई कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनको प्रन्यास परिषद का भार दिया गया है और किनको प्रन्यास परिषद का भार नहीं दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखें, आपका प्रन्यास परिषद का भार किसे किसे सौंपा गया है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ऑस्ट्रेलिया को प्रन्यास परिषद का भार दिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया आपका सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड है अमेरिका है और ब्रिटेन है, इन चार को प्रन्यास परिषद का भार सौंपा गया है। मतलब अमेरिका और जो ब्रिटेन है ये स्थायी सदस्यों में शामिल हैं, जबकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इनको भी प्रन्यास परिषद का भार दिया गया है। आपको ये भी याद होनी चाहिए, ये भी ज्ञात होना चाहिए कि फ्रांस, रूस और चाइना जो है ये स्थायी सदस्य हैं, इनको आपको प्रन्यास परिषद का भार नहीं सौंपा गया है, इनको प्रन्यास परिषद का भार नहीं दिया गया है। यही लिखा है कि रूस, चीन और फ्रांस ये सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य हैं जिनके शासन में कोई भी न्याय क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 आपके प्रन्यास परिषद में कितने सदस्य होते हैं भाई, 12 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश और 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। ये भी याद रखें कि नवंबर 1994 मैंने आपको बताया था कि नवंबर 1994 में अंतिम प्रभार जो है किसको सौंपा गया था, अमेरिका। और अमेरिका ने जिसे पलाऊ जो द्वीप था, ये लिखा है कि प्रशांत द्वीप पलाऊ के जैसे ही स्वतंत्र किया अमेरिका ने, तो पलाऊ देश स्वतंत्र होने के बाद प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग क्या हो गए हैं भाई, समाप्त। मतलब हर अब देश जो है अपने देश का शासन चलाने में क्या है, समर्थ है। अगला देखते हैं अब अगली जो स्लाइड है ये है, इसमें है सचिवालय। अब भाई सचिवालय क्या काम है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बाद में है क्या, ठीक है, हाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बाद में होगा, सचिवालय है पहले। तो सचिवालय देखिए भाई, सचिवालय क्या करता है, तो याद रखें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन पर दिन के जो काम है वो आपका सचिवालय करता है भाई। रोजमर्रा के जो भी काम होंगे वो सचिवालय करेगा, और सचिवालय का जो प्रमुख है वो महासचिव होता है। और वर्तमान में जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये याद रखें, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो ये देखते हैं, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है, मतलब डेली के जो काम होते हैं उनको निपटाने का जिम्मेवारी किसकी है भाई, सचिवालय की है। अब जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। मैंने बताया था कि सचिवालय का जो प्रमुख है ये आपका महासचिव होता है, और महासचिव को दोबारा भी आप नियुक्त कर सकते हैं। आपका महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के एंटोनियो लिखा है, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। तो याद रखें 2017 से आपका ये पुर्तगाल के पूर्व पीएम भी रहे हैं, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम है क्या भाई, एंटोनियो गुटेरेस। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। इसके अलावा क्या है देखिए भाई, इसके अलावा अंतिम जो अंग है ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। याद रखें अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसकी स्थापना आपका मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना 1946 में होती है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया था, लेकिन ये 1946 में बना हुआ है।
इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अंग हैं इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि इसका जो मुख्यालय है दी हेग नीदरलैंड में है। और इनका जो कार्यकाल होता है जिसमें इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, देखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई भाई, हेग नीदरलैंड में होती है। और कब होती है भाई, 3 अप्रैल 1946। याद रखें इसकी स्थापना कब हुई भाई 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय हैं और इसमें कितनी धाराएं हैं भाई, 70 धाराएं हैं। 5 अध्याय और 70 धाराएं हैं। इनमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। और इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये कितने सालों के लिए होती है भाई, 9 सालों के लिए होती है। याद रखें प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश, हर 3-3 साल में 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और कोई भी जो 2 न्यायाधीश हैं वो एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। मतलब आपका 3-3 साल में ये आपके 5 न्यायाधीश रिटायर होते जाते हैं। और याद रखें इसमें जो 15 न्यायाधीश होते हैं उनमें 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। इन बात को भी आप याद रखें। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो न्यायालय है, न्यायालय में कार्य करने की सरकारी भाषाएं आपका वही है, फ्रेंच है और अंग्रेजी है, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं पहले थी। न्यायालय का जो कोरम है यानी कार्यवाही संचालन के लिए न्यूनतम आपका सदस्य संख्या कितने आने आवश्यक है, 9 लोग आएंगे तभी आपका बैठक लगेगी। अंतर्राष्ट्रीय, अब देखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुछ भारतीय न्यायाधीश भी रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा न्यायाधीश था जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय था। तो याद रखें आपका इसमें आपके 3 भारतीय न्यायाधीश रहे हैं। बेनेगल रामाराव 52 से 53 तक रहे हैं। नागेंद्र सिंह 1973 से 88 तक रहे हैं। रघुनंदन पाठक आपका 89 से लेकर 91 तक रहे हैं। और अंतिम भारतीय रहे हैं कौन भाई, दलबीर भंडारी आपका 2012 से ये 17 तक रहे हैं। ठीक है, और 17 से मैंने बताया है कि एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, तो याद रखें बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और दलबीर भंडारी ये आपका भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हुए हैं। ठीक है, याद रखें। अब देखें इसमें एक और अंग लिखा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एग्जाम में ये भी आता है। इसका एक अंग है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जिसे UNHRC बोला जाता है, इसका जो गठन है ये नई बनाई गई है, रिसेंट में 2006 में इसका गठन किया गया है। और इस परिषद में आपका कितने सदस्य होते हैं, 47 सदस्य होते हैं। इसमें एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कहाँ से कितने होते हैं। तो याद रखें इसमें एशिया महाद्वीप से 13 लोग शामिल होते हैं। ठीक है, MPSI में प्रश्न आया था। अफ्रीका महाद्वीप से भी कितने होते हैं भाई, 13 होते हैं। पूर्वी यूरोप से कितने होते हैं, 6। पश्चिमी यूरोप से कितने होते हैं, 7। लैटिन अमेरिकी तथा कैरिबियाई देश के कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। तो याद रखें एशिया और अफ्रीका से 13 हैं। यूरोप, पूर्वी यूरोप से 6 हैं। पश्चिमी यूरोप से 7 हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश से कितने भाई, 8 देश इसमें शामिल हैं। और टोटल कितने होते हैं भाई, 47 होते हैं। 2006 में इसका गठन हुआ है। यह संस्था, ये जो संस्था है UNHRC, ये आपका सीधे महासभा के अधीन कार्य करती है, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन था। अब इसके ये आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन था। पहले इसके स्थान पर ये पहले बना था मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र, ये जो मानवाधिकार आयोग पहले बना था तो ये किसके अधीन काम करता था, आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो हमने तीसरा अंग पढ़ा था। जबकि ये जो संस्था है ये आपका किसके अंग काम करता था, महासभा के अंतर्गत काम करता है। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल, इसका भी कार्यकाल कितना होता है भाई, 3 वर्ष होता है। किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ भाई, UNHRC का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, देखें अब इसमें कुछ लघु नाम है, ध्वज बना हुआ है। ठीक है इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना लिखी हुई है, इसको आप देख लेना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है FPO। ठीक है, FAO। ठीक है, FAO खाद्य संगठन जिसे कहा जाता है, खाद्य और कृषि संगठन। इसका ध्वज ऐसा बना हुआ है और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, रोम इटली में है। ठीक है, तो ये भी याद रखें। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये लिखा है UNIDO। ठीक है, ये भी है औद्योगिक विकास परिषद, इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है, WB है विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक, WB वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, वाशिंगटन में है।
ठीक है। कई बार पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसे कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? जिनेवा में है, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है भाई? जिनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसे WIPO कहा जाता है, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन, इसका जो मुख्यालय है ये भी कहाँ पर है भाई? ज़्यादातर आपके कहाँ मुख्यालय हैं? जिनेवा में है, ठीक है। इसको भी याद रखें, ठीक है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो 1919 से बना है, ILO जिसे कहा जाता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कुछ ये याद होना चाहिए, जैसे खाद्य और कृषि संगठन महत्वपूर्ण है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन महत्वपूर्ण है, इसके अलावा मॉनिटरी फंड बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यालय पूछा जाता है, विश्व बैंक मुख्यालय पूछा जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, ठीक है, विश्व मौसम संगठन, ठीक है। तो ये आपके इनके मुख्यालय और इनकी स्थापना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। आशा है कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा और आप उसका भरपूर लाभ उठा पा रहे होंगे। यदि ये सीरीज़ आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।